नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। पुलिस भर्ती में आयु सीमा को लेकर युवाओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बेरोजगार संघ ने देहरादून सचिवालय कूच करने का फैसला किया है। सचिवालय कूच किया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। महिलाओं की सीट आरक्षित करने की भी मांग हुई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोक झोंक भी देखने को मिली। पुलिस भर्ती में आयु सीमा को लेकर उत्तराखंड के युवाओं में गुस्सा है। बेरोजगार संघ के युवाओं ने आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं की सीट आरक्षित करने की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवा आज सैकड़ों की तादाद में परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए सचिवालय कूच के लिए निकले हैं और इस दौरान भारी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों ने सचिवालय के पास बैरिकेडिंग्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। हालांकि इस दौरान पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। शाही चल रही है प्रदेश में पूरी की पूरी। हमारी परमिशन हमने जो है 3 दिन पहले ले ली थी। हम गांधी पार्क से शांतिपूर्ण तरीके से जो है सचिवालय कूच करेंगे, लेकिन बावजूद इसके सबसे पहले इन्होंने वहां से हमारे माइक को जबरदस्ती निकाला। ऑटो में जो सवार माइक वाला था उसको थाने ले गए हैं और कहा है कि यहाँ पर मत दिखना। दोबारा फिर इन्होंने क्या किया कि हम वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि आप में मुकदमे हो जाएंगे, आप में जो है हम थाने आपको ले जा देंगे। वहां से इन्होंने डरा धमका के युवाओं को परेड ग्राउंड में भेजा है। अब आप ये बताइए, जब कांग्रेस भाजपा और अन्य दलों की जब रैलियां होती हैं तो कहां से होती हैं? वो परेड ग्राउंड से होती हैं, वो गांधी पार्क से ही होती है। तो भाई आप जो है, जब प्रदेश का युवा सड़कों पर अपनी जायज मांगों के लिए उतर रहा है तो उस वक्त जो है आप उनको क्यों रोक रहे हो? चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से एक्टिव हैं। अनुज, युवाओं का कहना है कि उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा और जबकि सरकार कह रही है मांगों की जरूरत ही क्या है, मांगे तो सारी बिन मांगे ही पूरी हो रही है। ना ऑफिस में देख रहा हूँ कि वो कर रहा है। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से युवा अपनी मांगों को लेकर के सचिवालय कूच कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि पुलिस भर्ती जो परीक्षा है उसमें आयु सीमा में छूट दी जाए। इसके अलावा अगर बात करें जो उसमें जो एडेड किया जाए महिलाओं के लिए भी उसमें एडेड किया जाए कि महिलाओं की जो पुलिस परीक्षा है उसको उसमें एडेड किया जाए। इसको लेकर के आज जो बेरोजगार युवा संघ है उन्होंने सचिवालय कूच किया और अपनी मांगों को रखा। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है अगर रोजगार देने की बात कह रही है तो जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया है उसमें आयु सीमा में छूट दी जाए। इसको लेकर के उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह को ज्ञापन भी दिया और साथ ही साथ अपनी मांगों को भी रखा। और इस मुद्दे को कांग्रेस ने भली भांति बुनाया। कांग्रेस का ये कहना है कि जो सरकार है वो युवाओं के साथ छलावा कर रही है। सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आखिर रोजगार कहाँ पे है? जो पहाड़ के युवा है वो भटक रहे हैं, रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो पुलिस भर्ती प्रक्रिया है उसकी आयु की सीमा है वो घटा सकती है और साथ ही साथ उसमें महिलाओं के लिए भी एडिट कर सकती है कि महिला जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया है उसको उसमें एडिट भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है और सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले मुद्दा जो है लपका है। और उसके अगर बात करें रोजगार संघ, जो बेरोजगार संघ के जो छात्र थे उनके साथ साथ कांग्रेसियों ने भी वहां पे प्रदर्शन किया कि सरकार उनके सामने किसी तरीके से नतमस्तक हो। इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने भी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। तो आज सचिवालय कूच का था, लेकिन फिलहाल लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि जब आप अपनी मांगों को रखते हैं सरकार के सामने तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, सरकार लाठीचार्ज कराती है और सरकार जो पहाड़ के युवा है उनको छलने का काम कर रही है, उनको रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। जहां बड़े बड़े विज्ञापनों के द्वारा रोजगार देने की बात सरकार करती है, तो वहीं अब इस तरीके की जो जो ढीलापन कर रही है सरकार, ये आखिर क्यों कर रही है? तो ये सवाल कांग्रेस हो और चाहे बेरोजगार संघ के युवा हो, उन तमाम लोगों ने सरकार से पूछा है। जी बिल्कुल, सरकार से सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है और संघ भी पूछ रहा है,
लेकिन ऐसे में एक और जहन में सवाल आता है। देखिए, अभी हम एक युवा को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि परमिशन तो पहले से ही ले ली गई थी, और जब परमिशन थी हमारे पास तो भी प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। असल में देखिए, परमिशन ली गई या नहीं ली गई, इस बात में कितनी सच्चाई है अनुज, और दूसरा विषय ये कि प्रदर्शन तो प्रदेश में होते ही रहते हैं, और जब मांगों के ज्ञापन की बात आ रही है तो इसमें युवा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि लाउड स्पीकर उतरवाया गया, ऑटो वाले को धमकाया गया। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? मुझे जिस तरीके से अगर परमिशन की अगर बात करें तो सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा परमिशन दे दी जाती है। अगर कोई संघ या कोई धरना प्रदर्शन करता है तो उसको परमिशन दे दी जाती है। लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आए और जो काफी भारी तादाद में जब युवा सामने आ रहे थे तो युवाओं से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब कांग्रेस ने वो मुद्दा लपका, कांग्रेस के जब साथी वहां पे पहुंचे, तब सरकार ने थोड़ी सख्ती जरूर दिखाई। तब सरकार ने जो वहां के प्रदर्शन कर रहे थे युवा, उनको खदेड़ा भी। हालांकि चूंकि लाठीचार्ज नहीं हुआ, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे, लाठीचार्ज की बात मिथ्या है, लाठीचार्ज नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन फिलहाल छात्रों को तितर बितर जरूर किया गया कि आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप ज्ञापन दे करके आप यहाँ से जाए। चूंकि छात्रों के साथ साथ जब कांग्रेस के भी कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे तो उन्होंने विशाल होकर प्रदर्शन करना चालू किया, जिसके कारण जो भारी पुलिस बल था, सिटी मजिस्ट्रेट थे, इसके अलावा सीओ सिटी सदर थे, और जो अन्य पुलिस बल था, उन्होंने आवश्यक कार्यवाही करके उन लोगों को वहां से खदेड़ा, जिसके कारण थोड़ी सी अफरा तफरी अनुज, जरूर मची। देखिए, लेकिन कांग्रेस के फिलहाल ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस भी इस मुद्दे को लपकती हुई नजर आई है, जैसा कि आपने भी बताया है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कौन पहुंचा था और उनका क्या कुछ कहना था? बिल्कुल, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से नवीन जोशी, जो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और इस समय प्रदेश महासचिव हैं, नवीन जोशी वहां पे पहुंचे थे। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी वहां पे पहुंची थी साथ। लेकिन फिलहाल कोई बड़ा लीडर वहां पे नहीं पहुंचा था, जिस तरीके से हरदा को पहुंचना चाहिए था, या नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या को पहुंचना चाहिए, या प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को पहुंचना चाहिए था। ये कोई बड़े नेता वहां पे नहीं पहुंचे थे। फिलहाल जो कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव या प्रदेश महासचिव हैं, वो वहां पे पहुंचे थे, और उनका यही कहना था कि सरकार जो युवा है उनके साथ छलावा कर रही है। सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन आप अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। सरकार मुकदमे लिखवा रही है, सरकार लाठीचार्ज कर रही है। इस तरीके के आरोप उन्होंने मौजूदा सरकार पे जरूर लगाए। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा घटनी चाहिए? क्या पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जो महिला है उनको जो है एडिट किया जाना चाहिए? तो ये तमाम चीजों को जो बेरोजगार संघ के जो छात्र थे, उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सौंपा, और अब सरकार के पाले में ये गेंद है, क्या सरकार इस तरीके का डिसीजन लेती है? जी, बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड को 13वां पुलिस महानिदेशक मिल गया है। जी हां, उत्तराखंड के नए डीजीपी बने हैं आईपीएस दीपम सेठ। आईपीएस दीपम सेठ ने डीजीपी का चार्ज संभाल लिया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव ने नए डीजीपी से शिष्टाचार मुलाकात भी की है। गृह सचिव ने जारी किया है आदेश। 1995 बैच के आईपीएस अफसर हैं दीपम सेठ। आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ ने उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभाला है, जिसके बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नए डीजीपी से शिष्टाचार मुलाकात की। वर्तमान में दीपम सेठ उत्तराखंड के सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। दीपम सेठ उत्तराखंड पुलिस में 13वें पुलिस महानिदेशक बन गए हैं। आपको बता दें कि वो उत्तराखंड कैडर के 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। महानिदेशक बनाए जाने से पहले वो प्रतिनियुक्ति पर थे। साल 2019 में दीपम सेठ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने से पहले ही उनको वापस लिया गया। उन्होंने करीबन 6 साल तक एसएसबी में प्रतिनियुक्ति पर काम किया, जिसके बाद उन्हें डीजीपी बनाया गया है।
उत्तराखंड में तेज रफ्तार में ब्रेक लगता नजर आएगा। दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की कवायद तेज होगी। देहरादून डीएम ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ये फैसला लिया है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। देहरादून में ओएनजीसी चौक में सड़क दुर्घटना को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने रेखीय विभाग के साथ सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के साथ ही उन्होंने ओएनजीसी चौक सहित शहर के अन्य चौक और सड़कों को सुरक्षात्मक बनाने के लिए काम करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित रेखीय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया और मानक अनुरूप सड़क को सुव्यवस्थित रूप से तैयार करने को कहा है। सड़क पर किसी भी तरह की घटना ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों के अनुपालन में सड़क सुधारीकरण का काम प्रगति पर है। सड़क को सुगम और सुरक्षित बनाने में सभी जुटे हुए हैं, जिसके चलते ओएनजीसी चौक में गति अवरोधक का काम किया गया, जहां अब चौक में आने वाली गाड़ियों की गति धीमी होती नजर आई। केदारनाथ उपचुनाव में हार के बाद हरीश रावत का बयान सामने आया। कांग्रेस की नहीं, उत्तराखंड के सरोकारों की हार है। कांग्रेस को बदलनी होगी चुनाव की रणनीति। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की आशा नौटियाल ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है, अपने पक्ष में चुनाव को कर लिया। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत, जो कि पहले विधायक भी रह चुके हैं उस क्षेत्र से, वो हार गए। उनको हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी को बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में जीत के बाद केदारनाथ सीट में से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन कांग्रेस को इस विधानसभा सीट पर तगड़ा झटका लगा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, ये हार कांग्रेस की नहीं बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है। कांग्रेस प्रत्याशी को मिली हार को लेकर हरदा की पीड़ा साफ झलकी। उन्होंने केदारनाथ विधानसभा सीट के चुनावी परिणामों को चिंताजनक बताया है। क्योंकि ये नतीजे कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के, आम लोगों के सवाल थे। और सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे। और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। तो ये जहाँ तक मेरा सवाल है, इतनी खास खुली बात कोई नहीं कहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहने जाने को लेकर हिंदूवादी संगठन और साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश और महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे संतों का कहना है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय देवभूमि की संस्कृति और सनातन की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। अगर दूसरे समुदाय के लोग यहां सनातन के विरुद्ध आचरण करेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संतों ने सरकार से यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाएंगे। अब तक प्रेजेंट में भारत के जो हालात है, 20,000 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के इस्लामीकरण किया जाता है, धर्म परिवर्तन करा के उनको विदेशों में भेजा जाता है और उनसे बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। अगर उत्तराखंड देवभूमि में ये जो सिस्टम शुरू किया गया है, जो जिहाद शुरू किया गया है, बिल्कुल भी इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे 1% भी। अगर हमारी किसी भी सनातनी बच्ची के साथ में लव जिहाद जैसा
या किसी भी हिंदू बच्चे के साथ में कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे सभी को, चाहे उसमें हिंदू हो या फिर कोई कुलपति हो या फिर मानसिक तरीके के जिहादी हो, कुछ भी हो, हमें किसी चीज से कोई भी आपत्ति नहीं होगी है। हरिद्वार में रेडी पटरी की स्ट्रीट वेंडर महिलाओं ने अलकनंदा घाट पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया। महिला पिंक वेंडिंग जोन के अध्यक्ष पूनम माखन के संयोजन में यानी कि अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़ी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय फेरी नीति को देश भर में लागू करने की मांग को दोहराया है। महिला पिंक वेंडिंग जोन के अध्यक्ष पूनम माखन ने कहा, गंगा के घाटों पर काम करने वाली महिलाओं के लिए अलग वेंडिंग जोन की व्यवस्था न्यायोचित होगी। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने 2014 में घोषित राष्ट्रीय पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम को राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का अनुरोध भी किया है। केंद्रीय एक्ट है, रेडी पटरी वालों का पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम है, उस अधिनियम को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। यह मांग आज हम इस गंगा के तट से भारत सरकार से करते हैं। बिंदी चूड़ी माला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उनको अलग से एक बाजार बनाकर दिया जाए। जैसे पिंक वेंडिंग जोन बनाकर दिया गया था, इसी प्रकार से एक पिंक बाजार बनाकर दिया जाए। ये मांग हम राज्य सरकार से करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि 2014 का जो कानून है, 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर अब तक उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं, एक दिन रेडी पटरी वालों की बात भी होनी चाहिए। विकासनगर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बिजली दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का विरोध लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर आरोप भी लगाए हैं, नहीं चलेगा गरीबों का खून चूसने वाला मीटर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज विकासनगर बिजली विभाग के दफ्तर पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेसी कार्यकर्ता बिजली विभाग की ओर से लगाए जा रहे प्रीपेड मीटर का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है, सरकार अब गरीब लोगों के घर से बिजली की रोशनी भी गायब करना चाहती है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा, अब तक गरीब मजदूरी करने वाले लोग अपनी सुविधा अनुसार बिजली के बिल जमा कर दिया करते थे, लेकिन अब प्रीपेड मीटर लगाने की वजह से आम लोगों की बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देते हुए मांग की है, प्रीपेड बिजली के मीटर लगाने का फैसला वापस लिया जाए। की बात है कि जिस प्रकार से लोग बहुमत देकर भाजपा की सरकारें बना रही हैं और भाजपा उल्टा आम जन को लूटने में लगी है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा ये मूलभूत अधिकार हैं व्यक्ति के, और आज ये उसमें एक मूलभूत अधिकार बिजली है जो महत्वपूर्ण है, उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं, उसका निजीकरण कर रहे हैं। उसे प्रीपेड मीटर के थ्रू उसको शुरू में चार्ज, जैसे हम मोबाइल करते हैं, जितना करोगे चार्ज उतना जलेगा, और नहीं तो आदमी रहेगा अंधेरे में। नहीं तो कोई गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी वाला अपने बिल को 1 महीना लेट भी दे देता था, थोड़ा सा कर लेता था। कभी हर समय पैसा नहीं होता दिहाड़ी मजदूरी, लेकिन उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है। तो आज इन्होंने जो है एक नई पॉलिसी सरकार ले आई है कि प्रीपेड मीटर लगेगा, कि आप पहले पैसे दो और फिर आपके घर में बिजली आएगी। ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी है। हादसे में यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार समेत 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। व्यक्ति गंभीर तौर पर घायल हो गया। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के ऋषिकेश में बीती रात दर्दनाक हादसा पेश आया। ऋषिकेश में हुए सड़क हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार समेत 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर तौर पर घायल भी हुआ है। हादसा इतना भयंकर, इतना भीषण था कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा बेकाबू ट्रक की वजह से हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया और ईश्वर से यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष की आत्मा की शांति की कामना भी की है।
लक्सर में 2 महीने के अंदर ही सड़क का हाल खस्ता हो चुका है। वार्ड संख्या 11 केशव नगर में सड़क टूट गई, जिसकी तस बनी हुई है परेशानी और लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों से शिकायत इसकी की है। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। लक्सर नगर पालिका का एक नया कारनामा सामने आया है। वार्ड नंबर 11 केशव नगर में नई बनी सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए। आपको बता दें कि ये सड़क करीबन 2 महीने पहले ही बनाई गई थी, जिसकी वजह से परेशानी जिसकी तस बनी हुई है। वहीं इस मामले पर स्थानीयों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है, जिसके लिए लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों को पत्र लिखते हुए शिकायत दी, जिस पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल का कहना है कि उन्हें सड़क संबंधी शिकायती पत्र मिल गया है, जिस पर कमेटी का गठन किया गया और मामले की जांच पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सारी बजरी बाहर निकली, माल कुछ लगाया ही नहीं, सीमेंट लगाया ही नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए। हो गया होगा 1-1.5 महीना बस। 1.5 महीने के आसपास इस सड़क को बनी हुई हुआ है और 1.5 महीना टूटी हुई को हो गया है। मतलब लगभग 10 दिन के बाद ही ये सड़क टूट चुकी थी। आपके माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आपको हमारे कहने से एक बार में आ गए, नहीं तो कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठेकेदार आता है चला जाता है कि मैं करूँगा जी सही, कोई मतलब नहीं है। कोई अधिकारी आके इसकी जांच नहीं कर रहा है, इसमें लगाव क्या हुआ है, कैसे मटेरियल से बनी हुई है, कैसे नहीं। यहाँ से लेकर में नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदार दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कमीशनबाजी हमारे भारत में है, ये सही मटेरियल या सही चीज़ नहीं बनने देती है। ठेकेदार का ये कहना है कि साहब मैं तो 28% कमीशन दे रहा हूँ, इसलिए मेरा जो एस्टीमेट 8-1 का बना हुआ उसमें मेरा पड़ता नहीं आता है। उसने इसमें 14-1 का, कहीं 12-1 का ये सीमेंट लगाया है, लिहाजा इसीलिए ये सड़क सक्सेसफुल नहीं हो पाई। 1.5-2 महीने के लगभग इस सड़क को बनी हुई है। हाँ, शिकायत नगर पालिका को। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।